चिराग जी, हनुमान तो 2020 की बात हो गई है। 2024 के बाद तो लग रहा है कि मोदी जी के लक्ष्मण बन चुके हैं आप। ये रिश्ता है मेरे प्रधानमंत्री से, और इस रिश्ते की मर्यादा को हमेशा मेरे प्रधानमंत्री ने भी निभाया, मैंने भी निभाया। ये बात किसी से छुपी नहीं, और यहाँ पे मुझे लगता है अधिकांश मेरे पिताजी के मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब उस दौर को भी जानते हैं जब 2014 से पहले पापा यूपीए का हिस्सा थे, हमारी पार्टी यूपीए का हिस्सा थी, और वो ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं जाना चाहते थे। उस वक्त मेरी जिद कहिए या मेरी चाहत कहिए, मेरी थी कि प्रधानमंत्री, उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग को जाना चाहिए। ये उस वक्त से इस रिश्ते की शुरुआत हुई। उस वक्त भी उनकी उस सोच से मैं प्रभावित था, आज भी मैं उनकी सोच, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक उनका और ये मेरा रिश्ता ऐसे ही अटूट रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चिराग जी, जब लोगों को पता लगा कि आज यहाँ पर चिराग पासवान आने वाले हैं, तो सामने की जितनी भी सीटें, बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम फीमेल ऑडियंस ने जो है वो अपनी सीटें बुक कर ली। सोशल मीडिया कह रहा है कि इस वक्त चिराग पासवान नेशनल क्रश हैं। अंदर से लेकर ऊपर तक अगर मैं आपको लेके जाऊं, हर कोई ये कह रहा है कि हमें उनके साथ एक सेल्फी चाहिए। नेशनल क्रश है कि नहीं है? क्या कहेंगे आप? हाउ डू यू आंसर दिस? चलिए मुझे ये बताइए, आपको पता है आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मतलब मैं चेक तो नहीं कर पाता, बट हाँ, आई थिंक इट्स ओवर 3 मिलियन शायद। चलिए मैं बता देता हूँ, और मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। नेशनल क्रश की बात हो रही है अभी। हमने पूरा हिसाब लगाया। 26 मई 2024 को इंस्टाग्राम में आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो 7 जून को आपके फॉलोअर्स 2 मिलियन हो गए। जैसे ही आपने मंत्री पद की शपथ ली, फॉलोअर्स 3 मिलियन हो गए। फिलहाल आपके करीब 3.8 मिलियन, यानी करीब करीब 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? I mean, I think this is the love जो हर किसी की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी सोच के साथ जुड़ें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा से मैंने प्रयास किया कि युवा की सोच साथ में जुड़नी चाहिए। मैंने वो दौर भी देखा जब मैं नया नया राजनीति में आया था, और वो एक फैशन बन गया था जहाँ पे यंगस्टर्स यूज्ड टू से दैट यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सोच का बदलना ज़रूरी है। युवा भारत का भविष्य हैं, और जब तक युवा सोच राजनीति में नहीं आएगी, जिस बदलाव की कल्पना हम लोग करते हैं, संभवतः हम लोग वो नहीं ला पाएंगे। मैं अगर वो माध्यम बन रहा हूँ जिस माध्यम से युवा राजनीति के साथ जुड़कर अपनी सोच को धरातल पर उतार पा रहे हैं, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। क्या चिराग आप सबको इंस्पायर कर रहे हैं टू कम इनटू पॉलिटिक्स? यस और नो? पॉलिटिक्स और मूवीज? पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। देखिए, जवाब इनमें से जिसने भी मूवी देखी होगी वो कतई ये नहीं मानेगा कि मैं मूवी के लिए किसी को no, but they are all saying they want to come in. I repeat, politics या मूवीज? पॉलिटिक्स। ये देखिए, now this is a transition। लेकिन अब मैं पॉलिटिकल सवाल पर आता हूं जी। आप क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर भारत बंद का सपोर्ट करते हैं, लैटरल एंट्री के खिलाफ खड़े होते हैं। मैं पूरा सवाल बता रहा हूं, फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट क्वेश्चन टू द हार्डेस्ट वन। जी, क्योंकि भाई आप पॉलिटिकल स्टार हैं तो ये सवाल भी बनेगा। प्लीज। आप क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर भारत बंद का सपोर्ट करते हैं, लैटरल एंट्री के खिलाफ होते हैं, अग्निवीर योजना को पसंद नहीं करते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ये कैसे हनुमान हुए जो अपने ही राम से एकदम अलग इत्तेफाक रखते हैं? एकदम अलग इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, जो सोच मैंने सामने रखी, अंतोगत्वा मेरी सरकार ने वही फैसला लिया। इसका मतलब हम दोनों की सोच कहीं ना कहीं एक समान रही। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मेरे इस हर फैसले का साथ दिया। आपने क्रीमी लेयर का जिक्र किया, ये बात बहुत क्लियर है कि भाई आज की तारीख में जिस तरीके से भेदभाव होते हैं, और आज भी होते हैं, अनुसूचित जाति का अगर आप जिक्र करें, क्यों मेरे अप्रीहेंशंस थे? क्योंकि अनुसूचित जाति ऐसी जातियां हैं जो कि संविधान में स्केड्यूल की गई और उन्हें स्केड्यूल कास्ट कहलाया गया, जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। इनका आधार ना शैक्षणिक रहा है, इनका आधार ना आर्थिक रहा है। ये अनटचेबिलिटी छुआछूत के आधार पर, ये वो जातियां जो कभी ना कभी समय के किसी दौर में गांव से इनको दूर रखा जाता था। इन्हें छूना, इन्हें देखना
पाप माना जाता था, तो जो छुआछूत की शिकार रही हैं, और ये आज की तारीख में भी ऐसे उदाहरण अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में जब यहाँ पे हम सब पढ़े लिखे युवा यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी हम लोग को गांव देहात में देखने को मिलते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की मांग करता है। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए एक व्यक्ति को जब वो मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आप बताइए, इससे ज़्यादा समानता पे कौन व्यक्ति आ सकता है जो वो मुख्यमंत्री बन गया, जो आईपीएस ऑफिसर बन गया, बट अगर उसके बाद भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है, सो दैट मीन्स आधार आज भी अनटचेबिलिटी ही है, छुआछूती है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान संभव ही नहीं है। ये जो माननीय न्यायालय के द्वारा ये जो ऑब्जर्वेशंस आई थी उस पर ऐतराज़ था। कैबिनेट की उस बैठक में मैं भी मौजूद था जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री ने खुलकर इस बात का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि भाई जो बाबा साहब के समय में आरक्षण के जो प्रावधान, जो व्यवस्था जैसे बनी थी वो वैसे ही रहेगी। तो इसमें उनका समर्थन पूरी तरीके से था। लैटरल एंट्री को उसको रोल बैक किया गया, क्योंकि जिस तरीके से उसको एडवर्टाइज किया गया था वो सरासर गलत थी। मेरी सरकार ने उस पर ही मेरा साथ दिया। जाति आधारित जनगणना की आप बात करते हैं, मैं जिस राज्य से आता हूँ बिहार, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया। सवाल तो उन विपक्षियों से भी बनता है कि भाई जो झंडा बुलंद करते हैं इस विषय को लेकर, पर अपने ही राज्यों में या अपने सहयोगियों के राज्य में इसको नहीं करा पाते। मेरे राज्य में तो जाति आधारित जनगणना हो चुकी है। तो ये तमाम वो विषय हैं जहाँ पे कतई मैं कोई विपरीत सोच अपनी सरकार या मेरे प्रधानमंत्री से नहीं देखिए, रखता। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट रखे। एक, आपने कहा कि आपकी सरकार ने आपकी बात मानी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसले लेने के बाद मानी, तो फैसला लेने से पहले क्या कंसल्ट नहीं किया जाता है? ऐसा नहीं है कि कंसल्ट नहीं किया जाता, पर निशान भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सामने आने के बाद संभवतः संज्ञान में आते हैं। जैसे लैटरल एंट्री है, जैसे आपने lateral public entry की वो बोला, उससे पहले ये सब फैसला होना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल नाम होना सरकार का चाहिए। खराब हो रहा है ना। दे आर नोन टू बी अ रोल बैक गवर्नमेंट नाउ। नहीं, ऐसा नहीं है रोल बैक गवर्नमेंट। आई थिंक ये सरकार की खूबसूरती है भाई। अब यही मेरी समझ में नहीं आता ना कि जब चीज़ों को आप मानते हैं तो आपको कमज़ोर कहा जाता है, जब चीज़ों को आप नहीं मानते हैं तो आपको डिक्टेटर कहा जाता है। तो अब चले तो कोई कैसे चले? यहाँ पर ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि सरकार के संज्ञान में एक विषय आया जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। सरकार ने उस विषय की गंभीरता को समझा और उसके आधार पर जन भावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। चिराग जी, 2 चीजें। विपक्ष कहता है फैसला लेना भी मास्टर स्ट्रोक और वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक, ये कैसे पॉसिबल है? और फैसला, भाई आपको 10 साल का तजुर्बा है, आप फैसले लेने से पहले ही अगर कोर्स करेक्शन कर दें तो आपको रोल बैक नहीं करना पड़ेगा। योर टेक? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर ये पहले ये हो जाता तो इवन बेटर रहता। बट हैविंग सेड दैट कि कोई गलत फैसला लेकर हम उस पर अड़े रहें, उसको नाक का सवाल बना ले, उससे बेहतर है ना कि उसमें हम लोग जो बदलाव की जरूरत है वो करें। आप बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक चर्चा अब आरजेडी ने छेड़ी है। आरजेडी की तरफ से यह दावा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। बिल्कुल, 3 क्या 5 के 5 हम लोग बीजेपी के संपर्क में है भैया, गठबंधन में है। वो कह रहे पार्टी टूट सकती है। तो संपर्क में रहेंगे, ये वो चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। देखिए, विपक्ष को हमेशा ये सूट करता है कि भाई हम लोग, मेरी पार्टी कमज़ोर रहे। विपक्ष को ये सूट करता है कि गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दरारें रहें, और इसीलिए समय समय पर ऐसे विषयों को बिना मतलब का तूल देना ये विपक्ष का काम रहा है। खैर, मैं उनको भी मैं गलत नहीं ठहराता, उनकी ये भूमिका का एक हिस्सा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे? अच्छा, मैं अपने डायरेक्टली आप को- पूछता हूँ, रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनको ये डर लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ देगी, क्या चिराग पासवान को ये डर है? मुझे बिल्कुल ये डर नहीं है भाई। देखिए, जब आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जब चीज़ों को अर्जित करते हैं, हाँ, हैड आई बीन अ टिपिकल नेपोकिड जो कि सिर्फ और सिर्फ जो चल रहा है विरासत के नाम पे जो है, अगर आप सिर्फ उसी पे चलते रहते तो संभवतः आपका विश्वास उतना गहरा नहीं होता है। पर पिछले 3 सालों में जिस मेहनत के साथ मैंने इन चीज़ों को, और जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सब कुछ समाप्त था, उसके बाद जब मैंने इन चीज़ों को अर्जित किया है तो मेरा एक अपना विश्वास भी है इन चीज़ों पर। और हकीकत है, डर के साए में कोई जी नहीं सकता। घबराहट मुझे किसी बात से होती ही नहीं है। हर परिस्थिति का डट के मैंने पहले भी मुकाबला किया था, आगे भी करने को तैयार। वो मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं ये जानना चाहेंगे आपके वो पिट्स जहां से आपने फीनिक्स बन के दिखाया है। फीनिक्स। लेकिन आपके चाचा पशुपति पारस फिर से पिक्चर में आ चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष से मिले, गृह मंत्री से मिले। कहीं ऐसा तो नहीं चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने चाचा को फिर से भाव देना शुरू कर दिया है? मुझे ऑनेस्टली पता है ये सवाल पूछे जाते हैं, बट भाई मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मतलब हो गया, मेरी राजनीति अब इन सब चीज़ों के आसपास नहीं है।
बहुत लंबी लड़ाई की सोच के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूँ। ऐसे में मैं इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखूँगा, घर परिवार चाचा भतीजा, मैं कैसे वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ पाऊँगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं अगर इनसिक्योर होऊंगा तब मुझे फ़र्क पड़ेगा ना, बट मेरे अंदर नहीं है वो इनसिक्योरिटी। और मैं आज की तारीख में सिर्फ अपनी ताकत पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है, और अगर जब तक जनता मेरे साथ है मुझे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब ये बहुत अच्छा लेसन है हम सबके लिए कि इनसिक्योर है। एडिटर्स के पास आते हैं विनोद जी, संतोष जी, सब। विनोद जी। चिराग, तुमने सब बातें पॉलिटिकली करेक्ट बातें कही हैं, कोalition के सदस्य हो आप, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से राजनीति देख रहा हूँ जी। बहुत झटकों के बाद आपने वो स्थान पाया है एनडीए में जो आपका शुरू से जिस पे हक था। बहुत झटकों के बाद मैंने सड़क पर अपने दोस्त की चित्र पड़ा हुआ देखा है आपके बंगले के बाहर। ये कुछ वैसा ही था जैसा अग्निवेश का चित्र जनता पार्टी की दफ्तर के बाहर फिकवा दिया गया था, उनको वहाँ से निकलवा दिया गया था, और अग्निवेश दोबारा फिर चंद्रशेखर जी के दरवाजे पे नहीं गए। खुददार आदमी थे। आप कैसे इसको रिकंसाइल करते हैं कि आपकी पार्टी तोड़ दी गई, आपके पिता का इतना अपमान हुआ, दिवंगत पिता का इतना अपमान हुआ, और उसके बाद जब आपको ये स्थान मिला है इसलिए मिला है क्योंकि आपके साथ 5 MPs हैं। आपकी इम्पोर्टेंस आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो आपके साथ हैं। एब्सोल्युटली। तो ये इसके चलते क्या आप समझते हैं कि वो जो आपके मन में जो आस्था है इतनी बड़ी, वो दोबारा नहीं डोल सकती? वो आस्था नहीं डोल सकती। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं उस हैसियत में ही नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे या तीसरे से शिकायत करूँ। यहाँ पर धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते सर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मुझे, मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ सकती थी। मैं किसी दूसरे से या किसी बाहर वाले से जाके क्या शिकायत करूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये षड्यंत्र क्यों रचा। यहाँ पर जब मेरे अपने खून ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया, जिनको मेरे पिता के बाद मैंने पिता माना था, पिता के बाद क्या, पिता के रहते हुए, हम लोग बिहारी लोग हैं और बिहारी परिवार में तो हम लोग चाचा चाची भी नहीं, मझले पापा, मझले मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी, हम लोग यही बोलते हैं। तो जो मेरे पिता थे, जब उन्होंने ही मुझे इस मझधार में छोड़ दिया तो मैं किसी दूसरे से क्या ही शिकायत करता। और मैं इस दौरान मैंने सीखा, समझा, शिकायतें करने से कुछ नहीं होता। अपने आप को आपको मजबूत बनाना होगा। अगर मैं उस एरा में ही अपने आप को बांध के रहूं, मेरे पास जब ये सारी घटना घटी थी सर, तो 2 ऑप्शन थे विच आई वुड वांट टू शेयर विद यू गाइस आल्सो। ऐसी परिस्थितियां 2 ऑप्शंस लेकर आती हैं। आइदर यू बी अ क्राई बेबी, और सिर्फ आप बैठे हैं और आप रोते रहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया था। लाइक फॉर यू गाइस आल्सो इन एग्जाम, इफ यू डोंट डू वेल, सो आइदर यू कैन जस्ट सिट एंड क्राई ओवर इट, और गैदर योरसेल्फ बैक, और उसी वक्त आप अगली लड़ाई के लिए आप तैयार हों। तो या तो मैं ये पूरा समय सर रोते हुए बिता देता, या फिर मैं हिम्मत इकट्ठी करता, अपने आप को जोड़ता, अपने आप को खड़ा करता, अपनी माँ, अपने परिवार को खड़ा करता, और अगली लड़ाई को लड़के जीतने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ता। और मैंने वही किया, और महज 3 सालों में सर वापस पार्टी को वहाँ पर लेकर आया हूँ जहाँ पे पापा छोड़ कर गए। तो आप एनडीए में किसी की दया दृष्टि पे नहीं है, अपने हक से हैं, अपनी हैसियत से हैं। ये बात तो माननी चाहिए ना। और ये कहेंगे क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप? मैं दया दृष्टि की बात नहीं कर रहा सर। जब आप गठबंधन में होते हैं, डेफिनेटली हर सहयोगी का साथ आपको वहाँ तक पहुँचाता है। पर हाँ, किसी भी सहयोगी को अगर आप कम आंकते हैं, हर कोई, मैं नहीं मानता कि संभवतः हर कोई दाल नहीं हो सकता, हर कोई चावल नहीं हो सकता, कुछ लोग नमक भी होते हैं, बट बिना नमक के भी फिर वो स्वाद नहीं आता। तो हर किसी की एक अपनी भूमिका होती है, और तभी वो गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करता है, जो हम लोगों ने बिहार में करके दिखाया। चिराग जी, आपकी कहानी एक मिसाल है। क्यों मैं कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है, एक वक्त था जब आपकी पार्टी टूट गई, सिंबल चला गया, घर छिन गया, आप घर के बाहर खड़े रहे, चाचा जो है वो आपसे मिलते नहीं है, सामान जो है वो सड़क पर आ गया, परिवार टूट गया। वहां से एक नई शुरुआत करना, वापसी करना, ये बहुत ही, इसीलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, फीनिक्स का। तो ये अपने आप में कैसे किया? पहले तो जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए एक बार। कैसे किया आपने?
जैसा मैंने कहा कि या तो मैं नसीब को कोसता रहता और खुद को सिंपैथी देता रहता, खुद ही को मैं दया का पात्र बना लेता कि अरे तुमने तो सबके साथ इतना अच्छा किया, सबके साथ इतना निभाया, या फिर मैं लड़ता। उस वक्त मैंने इस बात को समझा भाई कि मेरे पास अब टूटने का समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ अब अपने आप को जोड़ने का समय है और आगे बढ़ने का समय है। वो मौका ऐसा था। मेरे साथ ना सबसे बड़ी बात जो मुझे चुभती थी, और आप सब भी मेरी मदर को जानते हैं, शी इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी डिग्निफाइड, स्ट्रॉन्ग, एलिगेंट लेडी। उन्होंने कभी ऐसी परिस्थितियां देखी नहीं थी। एज अ सन ये बात मुझे अंदर तक कचोड़ती थी कि मेरी मदर ने मेरे फादर के साथ हाईएस्ट ऑफ द हाई देखे हैं, और उनके जाने के बाद मेरी वजह से उन्हें लोएस्ट ऑफ द लो देखना पड़ रहा है। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी विनोद जी पूछे थे वो लम्हा कैसा था जब आप घर के बाहर खड़े रहे रात भर, चाचा ने आपसे मिलने से मना कर दिया? I'll just tell you one incident which happened with me was जब ये सारी चीज़ें हुई, I have never seen my mother crying, but उस रात कमरे के कोने में अकेली, because she is very strong, तो मेरे सामने कभी रोएंगी भी नहीं, तो अकेली she was just sitting and she was crying. I walked up to her room, मैं उनके रूम में गया and I just hugged her and I told her कि मॉम मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं वादा करता हूँ हर वो चीज़ जो आपने खोई है मैं एक एक चीज़ आपको वापस लौटा के दूंगा। कट टू जिस दिन मैंने शपथ ली, उस रात वो मेरे रूम में आई एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। सो आई थिंक दैट वाज माय मोटिवेशन, वो मेरा मोटिवेशन रहा। मॉम मेरी सबसे बड़ी ताकत भी रही, और उसके साथ साथ मेरे पार्टी के वो लोग जो उस वक्त भी बिना किसी उम्मीद के, उनको पता था कि इसके पास क्या है, सब खो गया, पर उसके बाद भी वो मेरे साथ खड़े रहे। इन लोगों ने मुझे वो हिम्मत दी और हम लोगों ने लिटरली फ्रॉम द स्क्रैच की हम लोगों ने शुरुआत की। और भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे ये मौका भी मिला। आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, मैं जितने जन्म लूँ मैं उतनी बार चाहूँगा कि मेरे साथ यही परिस्थितियाँ आएँ, क्योंकि एज अ नेपो किड आपको नहीं मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का। आपने सर ने अभी बोला कि आपका हक जो बनता था वो हक आपसे छीन लिया गया, बट अगर उस हक के आधार पर अगर उस वक्त मैं मंत्री बन जाता तो मैं उम्र भर अनुकंपा पे बना हुआ मंत्री नेता का बेटा ही रहता। वेल सेड। आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जो अर्जित किया अपने बदौलत किया। अच्छा, रामविलास जी को हम लोग जितना भी जानते हैं वो एक बहुत ही पारिवारिक और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी थी। हमेशा परिवार के साथ चले, परिवार को साथ लेकर चले, और जो भी छोटा बड़ा है उसको उन्होंने इग्नोर किया, उसको लिफ्ट अप किया। लेकिन एक वक्त था जब हमने देखा कि आपके चचेरे भाई प्रिंस राज ने भी आपसे दूरी बना ली। वो क्या मोमेंट था? बहुत कुछ कहा गया आपके लिए। आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता कि कहाँ से चीज़ें बिखरनी शुरू हुई और क्यों बिखरनी शुरू हुई। कई बार राजनीति में महत्वाकांक्षाएं अपनों को purely political? It was purely political. I don't see any other reason why. But having said it, भाई मैंने अभी आपको बोला, मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत आगे निकल गया हूँ। मेरे जहन में शायद अब वो यादें भी अब उतनी ताज़ा नहीं है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और ना ही मैं उन गलियों में अब दोबारा जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जहां तक पता है, दिल्ली में जब वो पढ़ते थे प्रिंस राज, तो आप उनके लिए गार्जियन की। Oh, he was my kid brother. मतलब he wasn't my brother. He was मेरे लिए वो मेरा बेटा था। And I was a guardian to him. मैं उसको पढ़ाता था, मैंने उसको बायो पढ़ाता था, मैं उसको मैथ्स पढ़ाता था, जो सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े ठीक ठाक थे वो मैं उसको पढ़ाता था। उसके स्कूल में इवन आई थिंक आज की भी तारीख में लोकल गार्डियन में मेरा ही नाम है, उसकी पीटीए रिपोर्ट्स जो आती हैं वो मैं साइन करता होता था। सो ही वॉज लाइक अ किड टू मी। उसकी ग्रूमिंग, पहनना, ओढ़ना, बाल कैसे बनाना, ये करना, चलना, आई यूज्ड टू डू ऑल दैट। बट ठीक है, कभी कभी ना दर्द इतना मिलना भी ज़रूरी है कि आप उन सब चीज़ों से पार हो जाएं। किचन में कभी पकौड़े बनाते हैं अपनी मदर के साथ? आपके फादर? पापा यूज्ड टू डू दैट। पापा वाज अ एक्सीलेंट कुक। ही वाज एन एक्सीलेंट कुक। वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते थे। आप लोगों ने शायद, मुझे लगता है, कभी ना कभी उनके हाथ का बना खाया होगा। खड़े मसाले के साथ बड़ा अच्छा बनाते थे। आई एम नॉट दैट गुड। आपका घर मिल गया, आपको प्रतिष्ठा मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गई, सब कुछ सम्मान मिल गया। क्या कभी लगता है कि घर जो है वो वापस जुड़ पाएगा, परिवार का वापस जुड़ पाएगा? मैं और मुझे लगता है कोई भी बेटा सब बर्दाश्त कर लेगा, पर अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।
मैं सब चीज़ें भूल जाता और शायद मेरे जहन में बातें रहती भी नहीं है। मैं चीज़ों पे बहुत होल्ड ऑन करके नहीं रखता, ख़ास तौर पे किसी से शिकायत, किसी से नाराज़गी मैं नहीं होल्ड ऑन करता हूँ इन सब चीज़ों को। बट हाँ, मैं वो बातें भूल नहीं सकता। आपकी नाराज़गी अगर मुझसे थी, मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी? वो आपको फ़ोन करती रही, आपने फ़ोन नहीं उठाया। 3-3, 4-4 रातें लगातार वो आपको 24 घंटे फ़ोन करती थी, आपने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कितने लोगों को आपके पास भेजा, आपने उन लोगों तक को जवाब नहीं दिया। उनके अपने दामाद, मॉम से उनकी बड़ी अच्छी बनती है, उन तक को उन्होंने लगाया कि एक बार जाके मेरी उनसे बात तो करवा दो। मॉम ने उन्हें 4 पन्नों का पत्र लिखा जो बिना खोले उन्होंने वापस लौटा दिया। एंड माई किड ब्रदर, ही एड्रेसेस माई मदर उनका नाम लेकर, और वो भी गलत नाम लेकर। मेरी माँ सरदारनी हैं, वो पंजाबी हैं, बट जिस सरनेम का इस्तेमाल वो करते हैं मेरी माँ का पूरा नाम लेने के लिए, ये गलत है भाई। ये चीज़ें मैं नहीं भूल सकता। अगर कभी वो आपको अप्रोच करें, रिग्रेट करें, चाहें कि चीज़ों को मेंडअप किया जाए, तो आप कर पाएंगे? मैं बहुत छोटा हूँ भाई इन सब चीज़ों के लिए। बिहारी परिवार का हूँ, बिहारी परिवार में घर के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। मेरी फूआ हैं जिनको सबसे ज़्यादा शिकायत है अपने भाई से। तो पहले मुझे लगता है वो पीढ़ी आपस में कोई फैसला लेगी, तभी अगली पीढ़ी उसके ऊपर अमल करेगी। बट ये स्पिरिट के लिए एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए। संतोष जी। चिराग जी, आपके पिता स्वर्गीय रामविलास जी पासवान के किन गुणों को आपने आत्मसात किया, किन गुणों को आत्मसात नहीं किया? जिन्हें आत्मसात किया क्यों, और जिन्हें नहीं किया उसका भी कारण बताएं। पापा का हर किसी के साथ एक मधुर रिश्ता, मुझे लगता है ये एक उनकी ऐसी खूबी थी जो आज उनके जाने के बाद भी लोग उनको जितने अपनेपन से याद करते हैं। आई थिंक ही वॉज वन लीडर हु वॉज लाइक्ड से ज़्यादा मैं लव्ड बोलूँगा, वॉज लव्ड अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, एंड दैट वॉज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही हैड विद एवरीवन। हर किसी के साथ उनका एक अपना रिश्ता था। आज भी सर मुझे इतने लोग मिलते हैं जिनके पास उनसे जुड़ी अपनी कोई ना कोई कहानी है, और बहुत व्यक्तिगत कहानी है। पकौड़ों का जिक्र किया, खाने का जिक्र किया, ये कहानियां हैं। और कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि उस स्तर के व्यक्ति इतनी व्यस्तता के बाद हर किसी को इंडिविजुअली इतना समय दे देना और उनको इस बात का एहसास दिलाना कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है ये उनके सबसे खूबसूरत गुणों में से एक था, जिसको मैं अपनाने का मैं प्रयास करता हूँ। बट मैं मानता हूँ रामविलास पासवान सिर्फ एक ही हो सकते हैं। उनका अंश हूँ, उनके अंश बराबर भी अपने आप को साबित कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उनमें से कौन सी बात ऐसी है मुझे नहीं लगता। एज अ सन आई थिंक आई विल बी वेरी बायस्ड टुवर्ड्स माई फादर। आई यूज्ड टू लव हिम फॉर एवरी बिट ऑफ हिम, जो जैसे भी हर चीज़ के लिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन किन चीज़ों को आपने आत्मसात नहीं किया? और रामविलास जी के किन गुणों को आपने नहीं अपनाया? वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं उनका नहीं अपनाना चाहूँ। परिवार को समय देना, मतलब इतना बिजी होने के बाद भी उनको अपनी मैरिज एनिवर्सरी की डेट्स याद रहती थी, मेरा बर्थडे, सिस्टर का बर्थडे, मेरे भांजे भांजियों का। मतलब द वे ही यूज्ड टू बी अ थरो प्रोफेशनल येट सच अ लविंग एंड टाइम गिविंग फैमिली पर्सन, ये मतलब एवरी बिट ऑफ हिम आई लव। मैं उनके जैसा पूरी तरीके से अगर बन पाऊँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चिराग जी, एक चीज़ मुझे छीनना चाहते हैं, आप क्यों इतना लंबा तिलक डालते हैं? जी क्यों? ये वो पूछ रहे हैं जो खुद बहुत इतना लंबा मैं आस्तिक हूँ, मैं पूजा पाठ में मैं बहुत बहुत यकीन रखता हूँ। मुझे नहीं पता भगवान है नहीं है, पर मेरी आस्था मुझे बहुत ग्रेविटी देती है, बहुत धैर्य देती है, मुझे बहुत कंपोज करके रखती है, मुझे विपरीत परिस्थितियों में बिखरने नहीं देती, मेरे अंदर घबराहट उत्पन्न करने नहीं देती। इसीलिए मैं आस्था में समय में देता हूँ। और मुझे लगता है पिछले 3 साल अगर इतने धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ एंड विद अटमोस्ट ग्रेविटी मैंने अपना कूल खोने नहीं दिया। ये ऐसी परिस्थितियाँ थी, मतलब
मैं मानता हूँ लेकिन कोई जितना भी मैं जानता हूँ आप शिव भक्त हैं बहुत बड़े। मैं बहुत बड़ा मैं शिव भक्त हूँ, बहुत बड़ा मैं बीजेपी शिव के भक्त वास्ते नहीं है ना जी, बीजेपी के वास्ते नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और मैं हूँ आस्था। हर्षवर्धन जी। चिराग जी, वैसे तो नेशनल क्रश आप हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो सुनते लगता है कि राजनीति में ऐसा कम लोगों को मिलता है। लेकिन उसमें आप क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं, मैं तो अब उस अवस्था से थोड़ा सा आगे निकल गया, बाकी हमारे अगल बगल बहुत आगे वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा ठीक हूँ। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को साबित किया, और बिना संदेह मैं कहूँ तो 2005 में नीतीश कुमार को जैसे बीजेपी का भी कैडर देखता था, शायद 2020 के बाद वो कैडर आपको देखता रहा। अभी आप कह रहे थे कि युवा प्रेरित होकर आपसे राजनीति में आएंगे, आए तो अच्छा है, पूछा उन्होंने तो सबने कहा हाँ आएंगे। फिर आपने कहा कि थोड़ा आगे निकलना चाहिए, ये सब चाचा भतीजा, मैं आपके शब्द बता रहा हूँ जो जो आपने बोले। लेकिन अभी आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि शायद चिराग पासवान पर पासवान राजनीति करने का दबाव है, शायद चिराग पासवान, जो विनोद जी इशारा कर रहे थे कि आप कुछ दबाव में हैं क्या, कि बीजेपी के बहुत ज़्यादा कृपा दया पर हैं क्या, तो आप अपने आप को उस तरह से साबित करने में, और जिसको कहते हैं कि रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी थे तो राजनीति के मौसम विज्ञानी थे, आप क्या कहीं जो जाति जनगणना राहुल गांधी कह रहे हैं, जाति जाति की राजनीति, क्या आप मान रहे हैं कि आप उधर चलने का वक्त है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, दिल्ली में पला बड़ा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता। हिंदुस्तान जैसे देश में मैं मानता हूं कि अगर कोई एक भेद है, कोई एक फ़र्क है, वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। कतई कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं ऊंची जाति से आता हूं तो सब संपन्न है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं तो हम सब दया के पात्र हैं और बहुत दयनीय व्यवस्था में जी रहे हैं। उस गरीब जाति में आपको हर जाति के, हर धर्म के आपको लोग मिलेंगे। अगर सही मायनों में एक विकसित देश बनाना है तो उस गरीब जाति के एक एक व्यक्ति को, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, एनीथिंग, आपको सबका हाथ पकड़कर आपको उनको आगे लेकर आना होगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, ये हकीकत है जातीय व्यवस्था, मैं मानूं मैं नहीं मानूं, ये मेरी चाहत है। और मैं एक दिन कि मैं कल्पना करता हूं, संभवतः मेरी पीढ़ी ना सही, मेरी आने वाली अगली पीढ़ी में से कोई ना कोई संभवतः ऐसा होगा जो इस व्यवस्था को बना पाए जहां पे जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। पर आज की तारीख में, स्पेशली इन द रूरल इंडिया इफ़ यू गो, आज की तारीख में भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। ऐसे में उन लोगों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। अगर आप उनके मुद्दों को नहीं उठाएंगे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से ज़्यादा पढ़ा, लर्नेड, द नंबर ऑफ डिग्रीज दैट ही हैड, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। बट उसके बावजूद अगर उन्होंने एक स्पेशल सेक्शंस के लिए अगर खास प्रावधान अगर उन्होंने बनाए इसी सोच के साथ कि वो एक दिन मुख्य धारा के साथ जुड़ें, ऐसे में आज अगर ऐसा कहीं पे लगता है कि भाई उस सेक्शन के साथ जस्ट बाय द वर्च्यू कि वो सेक्शन को बिलोंग करते हैं इसलिए भेदभाव हो रहा है, तो वो संरक्षण देने की भी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं मानता हूँ मेरे पिता ने भी हमेशा इस बात की लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई भी मैं लड़ता रहूँगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरा एक अपना जातीय समीकरण है, मैं अपने एमवाई समीकरण पे काम करता हूँ। मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं हैं, युवा हैं। आप मेरे 5 सांसद देखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द, तुरंत कह दिया एमवाई। हाँ मैंने बिल्कुल इसीलिए महिला है और युवा है। और मेरे 5 सांसदों में आप देखेंगे नारी शक्ति अधिनियम मैंने लागू किया अपनी पार्टी में। 5 सीटों में 2 महिलाएं, 40% मैंने महिलाओं को मैंने जगह दी है। और वहाँ पे युवा, मैं भी अपने आप को गिनूंगा ही, तो इसमें से हम लोग, बहनोई को आपने टिकट दे दिया। जातिवाद परिवारवाद दोनों हो गया। बहनोई तो जातिवाद में भी आ गए, परिवारवाद में भी आ गए। जातिवाद परिवारवाद नहीं, ये एक्चुअली उनको टिकट देने का की सोच, अब मैं पता नहीं, मैं बोलूँगा आप लोग इसको सही मानेंगे कि नहीं। 10 साल मुझे जिस क्षेत्र ने पहचान दी, चिराग पासवान की पहचान जमुई की वजह से रही। जमुई ने पहली बार, एंड बीइंग अ नेपो किड, मैं पिता की परंपरागत सीट पर नहीं गया। मैंने ये नहीं बोला कि भाई वो सेफ सीट है, नर्चर्ड सीट है। मैंने एक ऐसी सीट को सर चुना जहाँ पे मेरी पार्टी से आज तक किसी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं 2013 में मैं जमुई गया, मैंने 1.5 साल उस सीट को मैंने नर्चर किया
और वहाँ के लोगों के साथ मेरा एक अलग रिश्ता बना। उस वक्त तो राजनीतिक हवा भी ज़्यादा नहीं लगी थी, तो बहुत इनोसेंटली मैं वहाँ पर था और वो सारी चीज़ें उसी तरीके से मैंने ली भी। ऐसे में मेरे अपनों के लिए, जिनके साथ मैंने वो रिश्ता बनाया, मेरा कोई अपना ही उस भावना के साथ काम कर सकता था। इस सोच के साथ अरुण भारती जी को मैंने वहाँ से चुनाव लड़ाया और लोगों ने उतने ही प्यार के साथ उन्हें जिताया। जयशंकर जी। चिराग, बहुत सारी बातें तो आ गई हैं सामने। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि इधर हाल में जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं, एक तो जैसे कुछ मुद्दों पे भाजपा और एनडीए की लाइन से थोड़ा सा अलग हुए हैं। वक्फ बोर्ड की बात आई, उस पर हुआ हो, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर था, लेटरल अपॉइंटमेंट के बारे में है, या इस तरह की कास्ट सेंसस की बात जो है इस पर है। इसी के साथ जो है पशुपति पारस जी का अमित शाह जी से मिलना, भाजपा के एक नेता राकेश सिंह द्वारा आपके ऊपर मुकदमा करना, चुनाव आयोग में जाना और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा करना। मुकदमों में आपके ऊपर एक कई तरह के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए कि आपकी डिग्री गलत है, आपने अपने मतलब हाँ, हलफनामे में गलत दिया, ऐसा विवरण दिया। तो क्या ये सब कहीं इसका कोई रिलेशन बन रहा है क्या, कि राकेश सिंह ने खुद ऐसा किया है या किसी इसके पीछे कोई और है? कल ही मेरी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई जी, और मजाक में हम दोनों हंस के एक दूसरे को यही बोल रहे थे कि कभी कभी संयोग ऐसे बनते हैं कि 2+2 करना बहुत आसान हो जाता है, सब जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने यही कहा कि सर ये 2+2 इतने होने लग गए हैं। देखिए, एक बात तय है, जिस बात को मैंने शुरू से कहा कि मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता ऐसा है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, जब तक मैं हूं, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में किसी प्रकार की कभी कोई दूरी आ सकती है। और मैंने तो इसको साबित भी करके दिखाया है। मैंने बहुत आलोचना भी सही है अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, पर कम से कम इस बात का श्रेय भी मुझे मिलना चाहिए कि जिसके साथ रहा डंके की चोट पे रहा। ये नहीं कि आज मेरे ऊपर कठिनाई आई तो मैं मुंह मोड़ लूँ और उन्हीं के ऊपर मैं उंगलियां उठाने लग जाऊं। मैंने ये तब भी कभी नहीं किया। ऐसे में मेरा और भाजपा के बीच में किसी तरीके के कोई मतभेद की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, जिस नेता का आपने जिक्र किया, जो तथाकथित अपने आप को भाजपा के कहते थे और ये सारी चीज़ें की, कल ही भाजपा ने एक पत्र जारी कर इस बात का भी स्पष्टीकरण कर दिया है कि उससे कुछ लेना देना नहीं। जहाँ तक रही बात उस हलफनामे की, तीन बार का सांसद हूँ, तीसरी बार चुनाव लड़ चुका हूँ। अब तो अनुभव की भी कमी नहीं है, इतना मैं कहूँगा कि अब अनुभव है तो ऐसी गलती कम से कम मैं तो नहीं करूँगा। बहरहाल जब साबित करने का मौका आएगा उसको भी हम लोग साबित कर देंगे। पर हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता इतनी मजबूती से आगे बढ़े और गाहे बगाहे इस तरीके के शगुफे छोड़ने का प्रयास करते हैं। पर ये प्रयास पहले भी उनके विफल हुए थे, आगे भी विफल ही होंगे। एक सवाल और, तो एक तो ये है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आपने कहा। अभी इन दिनों प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा कर रहे हैं बिहार में, वो भी अपने को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि उनके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की वैकल्पिक चुनावी रणनीति हो सकती है, या वे आप वैकल्पिक हनुमान बन सकते हैं। एक बात ये। दूसरी एक चीज़ जिसमें थोड़ा लाइटर है, कंगना रनौत आपकी पहली हीरोइन थी। सर उस पर मैं आ रहा हूँ। एक सेकेंड, उन्होंने अभी कहा है कि अब चिराग देखते हैं तो रास्ता बदल लेते हैं। मैं आऊंगा सर, उस पर आऊंगा। आप पहले वाले सवाल का मैं आप सबके पर मैं उस सवाल पर आऊंगा। पहले आप इनका पहला सवाल। दूसरा सवाल ही ऐसा था कि मैं पहला ही भूल गया। खैर, आपने प्रशांत जी का आपने जिक्र किया। प्रशांत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो भी एक बहुत ईमानदार सोच के साथ वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अंतोगत्वा जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, इवेंचुअली जनता ही आपके भविष्य के फैसले लेती है। मुझे नहीं पता कि चुनावी रणनीति में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, बट जो मेहनत और जितना समय वो मेरे राज्य में दे रहे हैं वो उसकी मैं सराहना ज़रूर करूँगा। वैकल्पिक व्यवस्था राजनीति में ना ये बहुत आम बोलचाल का विषय बन गया है। किसी को भी किसी की भी बी टीम ठहरा देना, किसी को, अब मेरे बारे में ही अभी तक भी कहा जाता है कि 2020 का चुनाव मैंने अकेले भाजपा की शय पे लड़ा। ये भाई मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी सोच है, मैं क्यों किसी दूसरे से मैं गवर्न होऊंगा। ऐसे में मैं नहीं मानता प्रशांत किशोर जी जिस अनुभव के साथ आते हैं और राजनीति का उनका एक अपना अनुभव रहा है, ऐसे में वो क्यों किसी की वैकल्पिक व्यवस्था बनकर वो काम करना चाहेंगे। हैविंग सेड इट ऑल, आई थिंक इवेंचुअली जब सब लोग जनता के बीच जाएंगे, इवेंचुअली जनता जिसे चुनेगी
या जिसकी व्यवस्था को चुनेगी जीत उसी की होगी। अब देखिए, क्योंकि जिक्र हो गया है, यहाँ पर शो पर आने से पहले मुझसे पूछा भी जा रहा था, आपका सबसे ज्यादा जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है कंगना रनावत और चिराग पासवान। पहले वो तस्वीर दिखाइए एक बार जरा, मैं आपको वो कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। तस्वीर ऑल्सो दिखाइए जरा, प्ले इट ऑन। माय गॉड, ये देखिए जरा, ये तस्वीर अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पर फाइनली आई नीड टू ड्रिंक वाटर। ध्यान से देखते रहिएगा ये तस्वीर। आप शायद इन्हीं तस्वीरों की बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ या ना? अब देखिए, सवाल ये है, सवाल पे जरा ध्यान दीजिएगा। फिल्मों में वो आपसे सीनियर थी, उन्होंने शायद आपको टिप्स दिए होंगे, गंभीरता से आपने गंभीर प्रश्न मुझसे नहीं पूछे, इसमें कह रहे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन राजनीति में आप उनसे सीनियर हैं, क्या आपने कंगना को कुछ टिप्स दिए? नॉट एट ऑल। और जो भी कंगना को जानता है सब मानते हैं शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी एंड आई नो हर फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। सोच उनकी स्पष्ट है, आप उनकी सोच से सहमत असहमत हो सकते हैं, वो गुंजाइश आपके पास पूरी तरीके से है, बट वो अपनी सोच को लेकर वो बहुत क्लियर है। और मेरा उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता रहा ही नहीं, हम लोगों ने फिल्म में साथ काम किया। अच्छा, आपने एक टिप्स दोस्ती दिए का- या नहीं दिए, या उनको टिप्स की जरूरत नहीं होती है? दोनों। उनको जरूरत नहीं थी तो मैंने दिए भी नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ आपके फॉलोअर्स ही नहीं, मंत्री बनने के बाद आपकी फिल्म के व्यूज भी बढ़ गए हैं। मतलब सोचा नहीं था, बट हाँ, जब ये खबरें शुरू हुई कि कंगना राजनीति में आने वाली है, उनकी जीत को लेके मैं 100% श्योर। नहीं, लेकिन मैंने एक चीज देखी, वो खंबे पे सिर लड़ा तो आपने हाथ मार दिया। अभी भी कुछ ऐसे हालात हैं कि कहीं पे वो लड़ रही हैं तो आप रोक रहे हैं। प्रभु, वो सीन था, आई वाज टोल्ड बाय माय डायरेक्टर टू डू दैट। लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ चिराग जी ने उस वक्त कंगना जी के साथ फिल्म कर ली, आज करते तो नेपोटिज्म के आरोप लगते। मैं खुद कहता हूँ, अगर खुद ही आज लगा अगर देती मैं उनके आपके साथ ऊपर। में शूट कर रहा होता, रोज मुझे गाली पड़ रही होती। बट नहीं, शी इज अ वंडरफुल वैसे पर्सन। नेपोटिज्म पे वही सबसे ज्यादा बोलती है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज मैं उनके साथ काम कर रहा होता, रोज मुझे सेट पे सुना रही होती, तुम ही लोगों की वजह से जिंदगी बर्बाद हुई है। बट यू नो, शी इज ओपन माइंडेड, वो ऐसा बोल सकती हैं। बट खैर, आई शेयर अ ब्यूटिफुल केमिस्ट्री विद हर। एक खूबसूरत दोस्ती है जिसको मैंने हमेशा सराहा है, एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को ऐसी दोस्ती नसीब होती है जहाँ पे एक साथ हम लोगों ने एक प्रोफेशन में जुड़े और दूसरे प्रोफेशन में भी हम लोग एक साथ रहे। आप दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं, कंगना से ऐसी दोस्ती नसीब होती है? मैं दोस्ती का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है। कंगना जी ने किसानों पर एक बयान दिया जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। मैं दोस्त के नजरिए से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने दोस्ती का जिक्र किया, कि आप कंगना जी के बयान से सहमत हैं? देखिए, मैं दोस्त हूँ, अपनी राय बंद कमरे में उनको ज़रूर मैं दूंगा जो मुझे उनसे कहना है, क्योंकि दोस्ती मुझे वो माहौल मुहैया कराती है आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वैसे? जहाँ पर मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। इसमें मैं पर्सनल ओपिनियन भी नहीं रखूँगा, बिकॉज मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे व्यक्तिगत रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक रही बात राजनीतिक तौर पर, मुझे लगता है उनकी पार्टी का ये विषय और उनकी पार्टी ने भी काफ़ी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, तो मैं बिना मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन। अच्छा, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर शायद आपको आपकी रिएक्शन का हर कोई इंतज़ार ज़रूर कर रहा होगा, और ये बहुत ही आपके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी टच करने वाली चीज़ है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कंगना जी ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना की ज़रूरत नहीं है, लोगों की जाति पता ही क्यों करनी है। वो योगी आदित्यनाथ का बयान दोहरा रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, राजनीति में हर किसी को अपनी अपनी सोच को रखने की, और राजनीति में क्या, पूरे देश में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये उनकी सोच है और उनकी सोच है, उनकी सोच उनकी संभवतः पार्टी के साथ भी ये जुड़ी हुई सोच है। और इसीलिए भाई, हम लोग अलग अलग दल हैं, हम लोग अलग अलग सोच के नेता हैं, और जनता के बीच जब ये अलग अलग सोच जाती है तो जनता को भी ये मौका मिलता है कि अपनी सोच वाले व्यक्ति को वो चुने। वो उनकी सोच है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, बट मेरी भी एक अपनी सोच है, मैं उसके साथ भी कायम हूँ। एकदम से जातिगत जनगणना के साथ नया नारा एकदम से पॉपअप हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या आप इस नारे से सहमत हैं? देखिए, मैं बांटने की राजनीति का तो मैं भी पक्षधर नहीं हूँ, पर हाँ, मैं जातीय जनगणना का मैं समर्थन इसलिए करता हूँ भाई, आज भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें भारत के संघीय ढांचे में ऐसी नीतियां बनाती हैं जो जाति पे आधारित होती है। उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ ये नीतियां बनाई जाती हैं।
ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी कम से कम सरकारों के पास होना ज़रूरी है। अगर सरकार के पास वो आंकड़े ही नहीं होंगे तो कैसे आप उसके अनुपात में वो राशि आवंटित करेंगे, उस योजना को कैसे आप सही मायनों में धरातल पर उतार पाएंगे इफ़ यू डोंट हैव दोज फिगर्स, दोज डेटाज विद यू। ऑल्सो कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी अलग अलग विषयों पर अलग अलग जातियों के आंकड़े सरकारों से मांगे जाते रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि सरकार की कार्यशैली के लिए संभवतः बेहतर होगा अगर उनके पास ये आंकड़े हों। मैं सार्वजनिक करने का मैं भी पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सार्वजनिक करने से सिर्फ समाज में बंटवारा तो आपका कहना है कि डेटा बट करेक्शन सरकार होना की चाहिए। कार्यशैली ठीक से चले। ऐसे में अगर सरकार के पास ये डेटाज होते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं चिराग एक बात पूछ लूँ चिराग, दो चीज़ें हैं। आपसे इतना लंबा सवाल पूछा कंगना के बारे में। तेजस्वी यादव ने कभी आपके खिलाफ कोई अनुचित बात नहीं कही है। उसके हर बयान जो है सदा हुआ अच्छा बयान रहा है आपके प्रति। और दूसरा, आप शिव के भक्त हैं। आपका पड़ोसी होता था एक, जो आजकल किसी और बंगले में चला गया है, वो भी शिव का भक्त है और शिव की तस्वीर उसने पार्लियामेंट में दिखाई थी। उनसे आपके रिश्ते कैसे हैं, तेजस्वी से और राहुल गांधी से? सर, मैं दूसरे वाले प्रश्न का जवाब पहले दे देता हूँ। संजोग देखिए कैसा है शिव भक्तों का कि वो पहले भी मेरे पड़ोसी थे और अब जिस नए बंगले में गए हैं वहाँ पे भी वो मेरे ही पड़ोसी हैं। मेरा नया घर मुझे वहीं पे आवंटित हुआ है, तो ये एक अलग संजोग है। पर हाँ, उनसे भी पड़ोसी होने के नाते पुराने संबंध तो रहे ही हैं और उस नाते वो रिश्ता आज भी है। आपने मेरे छोटे भाई का जिक्र किया, तेजस्वी का, वो रिश्ता तेजस्वी के साथ भी है। मेरे पिता, उनके पिता दोनों समकक्ष रहे, साथी रहे, सहयोगी रहे, एक दूसरे के साथ दोनों ने मिलकर काम किया है। ऐसे में बचपन से एक दूसरे को हम लोग जानते थे, जब शायद हम दोनों ने ही नहीं सोचा होगा कि हम लोग राजनीति में आएंगे। तो वो रिश्ता तेजस्वी के साथ है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है। सर देखिए, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ, जो तेजस्वी ने भी कभी नहीं किया मैं भी कभी नहीं करूँगा। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कतई सही नहीं मानता। मैंने हमेशा नीतिगत विरोध किया है। मैंने हमेशा नीतियों को लेकर, सरकार की कार्यशैलियों को लेकर मैंने ज़रूर सवाल उठाए, बट किसी भी नेता पर ना मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी कभी की है, ना मैं इसका पक्षधर हूँ। मुझे लगता है वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट हाँ, पब्लिक लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं उसको ज़रूर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तेजस्वी ने भी गाहे बगाहे वही मुझ पर किया है, मैंने भी वही किया। अब मैं आपको लेके चलूंगा अपने साथ वहां पर। इस शो का एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही वायरल सेगमेंट है, उसका नाम है रैपिड फायर। आई एम वेरी बैड एट इट, प्लीज डोंट डू दिस। नहीं, लेकिन आपको मजा आएगा। मैं चाहूंगा पहले जोरदार तालियों से आइए, मेरे साथ आइए, चिराग जी आइए। और यहां पर आपको ऑप्शंस दिखाएंगे हम लोग। आपके लिए थोड़ा इजी ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आइए, इधर आइए। अब पहले सवाल से पहले आपको उस तरफ ही जाना पड़ेगा, चिराग आइए। पहले सवाल से पहले, हर सवाल से पहले जोरदार तालियां होंगी। पहले जोरदार तालियां। हमारा पहला सवाल प्ले करिए चिराग जी के लिए जरा। पहला सवाल, ये फोटो वाले ऑप्शन से बेहतर प्रधानमंत्री कौन? वीपी सिंह जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी? थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपको लगता है कि मैं उस हैसियत में हूं कि इतने बड़े बड़े लोगों का मूल्यांकन मैं कर सकूं? ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मेरे पिता ने काम किया। ये सब वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई अंश मेरे पिता की कार्य में रहा है, जिसको मैं ग्रहण करना पर्सनल चाहता चॉइस हूं। तो होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत मेरे लिए गलत होगा अगर इसमें से मैं किसी भी एक का नाम लूं। सब मेरे लिए आदरणीय है और सब मेरे लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल है। जोरदार तालियां हो जाए। अब वैसे चिराग की ह्यूमिलिटी के लिए मैं चाहूंगा एक बार आप लोग फिर से इसके लिए एक अपलॉड करें जरा जोरदार तरीके से इनकी। आइए जरा। हालांकि ये डिप्लोमेटिक आंसर है, लेकिन अब मैं आपसे एक और रैपिड फायर का सवाल पूछा हूं, दिखाइए जरा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बेहतर राजनेता कौन? पशुपति पारस जी या फिर तेजस्वी यादव जी? नेता का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो शायद मैं अपने भाई का जिक्र करूं, क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे और वो माने नहीं माने बट वो मेरे चाचा हैं, रहेंगे। उनके लिए मेरे लिए उनके प्रति उनके मन में नाराज़गी हो सकती है, बट मैं छोटा हूं। उनका गुस्सा भी मेरी सर आंखों पर, उनकी नाराज़गी भी मेरी सर आंखों पर।
पर हाँ, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है। आपने राजनीतिक प्रश्न पूछा, वो मैं व्यक्तिगत रिश्ता ही निभाऊंगा, राजनीतिक विषय पर यहाँ। मतलब ये तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, बड़ा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर। वाह। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अब आप उस इंडस्ट्री में रहे। आइए दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। हमारा जो अगला सवाल है, ऑप्शन दिखाइएगा। सुपरस्टार्स का क्रम, ये क्रम है सुपरस्टार्स का। जया बच्चन जी, हेमा मालिनी जी, कंगना रनौत जी, दीपिका पादुकोण जी। क्रम इन दी ऑर्डर। लेट मी बी अ लिटिल बायस, देन कंगना। ऑर्डर, कंगना के बाद कौन? कंगना के बाद कौन? कंगना के बाद आई थिंक कंटेम्प्रेरी थोड़ा जाऊंगा मैं, बिकॉज आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ दीपिका's मूवीज, बट देन हेमा जी एंड जया जी, दे आर वेटरन्स, दे आर लेजेंड। मतलब एक फ्रेम में मुझे लगता है ये चार जायज़ भी नहीं है, बट दे आर लेजेंड्स। मतलब आप सोचिए, कंगना सबसे बड़ी सुपरस्टार है, चिराग जी ने ये कहा है। चलिए अब तालियों की आवाज थोड़ी कम आ रही है हमें। अब आइए जरा, अब कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होगा। अब दिखाइए जरा अगला सवाल दिखाइए। और ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा समाज सुधारक कौन? लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी या रामविलास पासवान जी? कोई सवाल ही नहीं पापा, मतलब मैं अंधा हूं इनके प्यार में। कोई इनके सामने कोई और हो ही नहीं सकता। आई सल्यूट द स्पिरिट, आई रियली सल्यूट द स्पिरिट। अगला सवाल प्ले करिए जरा, दिखाइए। अब चिराग बताइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन? राहुल गांधी या चिराग पासवान? चलिए इस बार बायस नहीं होता, फिर राहुल जी को कह दूंगा। हर एक जगह खबर है, दूरदर्शी नेता कौन? ये बोल रहे हैं राहुल गांधी को। सोचिए जरा। खैर एनीवे, अगला सवाल। अब जरा जोरदार तालियां हो जाए अगले सवाल के लिए। और ये जो सवाल है, हाँ, मैं चाहूंगा यहां पर दो ऑडियंस है मेरे साथ। आइए जरा वॉलंटियर्स, कम। आप एक उधर से, कम जॉइन मी, व्हाइट शर्ट, आइए। इसमें एक डिस्क्लेमर डाल सकता हूँ क्या? हाँ बताइए। मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ। मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं। अच्छा, इधर आइए। अब आप मेरे साथ, आप उधर रहिए। पहले चिराग जी इस सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद मैं आप दोनों से पूछूंगा। गॉड, प्ले करिए जरा हमारा ये सवाल। देश का चिराग कौन? माय गॉड। तीन अलग अलग लोगों की तस्वीर है ये एक ही है, और एक ही है ये चिराग। देश का चिराग कौन? आप बताइए, पहले आप बताइए। ऑफ कोर्स। आप बताइए देश का चिराग। यही वाली तस्वीर? और आपके हिसाब से? पूछने की बात नहीं है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। आइए आई चिराग। थिंक आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ अभी। वेल, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले मौसम वैज्ञानिक बोला है, तो आई थिंक देयर इज इवन बेटर वर्जन कमिंग एज पर मी। अब हमारे पास कुछ सवाल भी हैं, हर्षवर्धन जी। एक सवाल, चूंकि तेजस्वी की भी तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, राहुल जी को भी कही दिया कि ठीक है भाई, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल है जो मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है, और 2020 में आपने अपनी पार्टी भी लगभग स्वाहा कर ली थी, इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 25 में आप राजनीति कहाँ जाते हुए देखते हैं? आपकी भूमिका संसद से विधानसभा की तरफ जाएगी, नीतीश कुमार की जगह आप अपने आप को देखते हैं, और नीतीश जी की राजनीति 2025 में कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण बिहार ही रहा है। दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया है, और उस दौरान मैंने अनुभव किया कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है, लाठियाँ चलाई जाती हैं, और तो और बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने जोड़ा। क्योंकि बिहारी मेरी पहचान है, और मैं चाहता हूं कि इस पहचान पर हर कोई गर्व करे, गर्व ही नहीं घमंड करे, घमंड से बोले कि मैं बिहारी हूं। मुझे तकलीफ तब होती है सर, जब मैं जाता हूं एंड आई मीट फेलो बिहारी, और वो इस पहचान को छुपाते हैं। मैं कितने कॉलेजेस में कार्यक्रमों में गया, स्कूल्स में गया, दूसरे राज्यों में गया, वहाँ पे बच्चे आते हैं मेरे कान में आके बोलते हैं भैया हम भी बिहार से हैं। मैंने बोला धीरे क्यों बोल रहे हो? बोलते नहीं, यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि हम बिहारी हैं। क्यों छुपा रहे हैं आप अपनी पहचान को? और इस बात ने मेरे अंदर काफ़ी प्रश्न खड़े किए कि बिहारी जो हर जगह आगे हैं,
मुझे लगता है मैं अनडाउटेडली इस बात को कह सकता हूं कि हम लोग का एक ऐसा राज्य है जहां के लोग आपको हर क्षेत्र में मिलेंगे। मीडिया हाउसेस में आपको बिहारी मिलेंगे, बिजनेस हाउसेस में आपको बिहारी मिलेंगे, IAS IPS आपको बिहारी मिलेंगे, आपको अलग अलग क्षेत्रों में आप कहीं भी चले जाइए आपको बिहारी अच्छा काम करता हुआ आपको दिख जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? तो ऐसे में उस बिहार को आगे लाने की सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे आया। तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता राज्य है एंड डेफिनेटली यस 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को मजबूती से आने वाले दिनों में सरकार के माध्यम से धरातल पर लागू कर सके। किसी की जगह लेने की सोच मैं नहीं रखता। मेरे मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में NDA सरकार का एक खूबसूरत नेतृत्व मेरे राज्य में कर रहे हैं। ये बात भी हम लोग कह चुके हैं कि 25 का चुनाव हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में गठबंधन के तमाम साथी लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में नेतृत्व से ज़्यादा सरकार की सोच पर मैं काम कर रहा हूँ और जो सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने को लेकर है और 25 में उसी भूमिका में मैं अपने आप को देखता हूँ। चिराग जी, इतना मैनिपुलेटिव आप कैसे हो सकते? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप कहेंगे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राज में ही तो बिहारी गाली बना था। कभी तो आप लालू जी का मानिए या कहीं नीतीश जी का, तो आप साफ साफ बताएंगे ना कि 25 के चुनाव में नीतीश जी की प्रासंगिकता रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, मैं कोई नहीं होता इस बात को बताने वाला। ये इवेंचुअली जनता। चलिए एक लाइन, विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? विधानसभा का चुनाव मेरी पार्टी लड़ेगी। आप नहीं लड़ेंगे? फिलहाल तो अभी ये पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। मतलब यू नेवर नो, आई एम नॉट सेइंग ऑन रिकॉर्ड कि मैं नहीं लड़ रहा। इवेंचुअली अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, कोई ऐसी भूमिका बनती है, सो डेफिनेटली जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ मैं जाऊंगा। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट इवन गिवन अ थॉट टू इट। यू हैव एक्चुअली फीडेड दिस इन माय माइंड टुडे। ठीक है सर। चिराग जी, मुझे लगता है कि ये सवाल पूछने का मुझे हक है और इसलिए पूछ रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के एक सांसद और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के बीच अंतरंग दोस्ती से ज़्यादा रिश्तेदारी में बदलने की कोई संभावना आपको नज़र आती है? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। अरे नहीं प्रभु, आप चिराग मतलब आप ही एक्सप्लेन करें पहले। चिराग पासवान नेशनल क्रश है, ऐसा इन्होंने कहा निशांत जी ने, और कंगना राणावत भी वैसे ही नेशनल क्रश हैं। क्या आप दोनों के बीच में शादी की कोई संभावना है? अरे क्या यू वेटिंग फॉर एन आंसर और व्हाट? चिराग जी उनको देख करके आप रास्ता क्यों बदल देते हैं? कह रही हैं कि मुझे देख करके वो रास्ता बदल देते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। चिराग जी, एक चीज, आपने तो चेन्नई गए थे, एक DMK मंत्री ने बोला है पानी पूरी बेचने वाला बिहारी है। आपने गवर्नर साहब से मिले थे, क्या बातचीत हुआ है? क्योंकि DMK बिहारी को बदनाम कर रहे हैं माइग्रेंट इश्यू में भी। नहीं बिल्कुल, और उनकी सोच से, उनकी कई काफ़ी सोच से, वहाँ की सरकार की कई विषयों पर सोच से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने सनातन को लेकर, बिहारियों को लेकर अलग अलग समय पर कई ऐसी टिप्पणियाँ की हैं जिसको लेकर मेरी नाराज़गी थी। बिहारी हर राज्य के, और मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ, अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उस राज्य की इकोनॉमी के पहिए को चलाने में छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़ी से बड़ी भूमिका एक बिहारी उस राज्य में जाकर निभाने का कार्य करता है। ऐसे में इस तरीके की टिप्पणी करना, और फिर ये वही बंटवारे की राजनीति की सोच है ना। हम अपने आप को भारतीय सोचना अगर हम लोग भूल जाएंगे और कभी क्षेत्र पर, कभी जात पर, कभी इन सब चीज़ों में ही अगर हम लोग बंटवारा करते रहेंगे, कौन सा संविधान कहता है कि देश का एक व्यक्ति दूसरे कोने में नहीं जा सकता? हमारे देश ने तो ड्यूअल सिटीजनशिप की कोई परंपरा नहीं है, तो क्यों नहीं एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके काम कर सकता है और वो आपके राज्य में आकर आप ही की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, और उस पर अगर आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे जरूर अपनी आपत्ति इसको लेकर। गवर्नर साहब ने क्या बोला था? गवर्नर भी बिहारी है। नहीं, गवर्नर साहब ने भी अपनी अपनी चिंता इसके ऊपर जाहिर की। मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं जिसपे सिर्फ आपको इसका आंकलन करने की आपको जरूरत है कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए
इस तरीके की सोच को आप बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। आपके अब मैं बात करता हूं नए पड़ोसी और पुराने पड़ोसी की। जो आपके पुराने पड़ोसी रह चुके हैं, अब नए पड़ोसी भी हैं, राहुल गांधी की। आप लोग पहले कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो एक पार्ट टाइम नेता है, ऐसा कई बार कहा गया। अब नेता प्रतिपक्ष हैं, काफी आक्रामक हो गए हैं, इससे भी दिक्कत है। आप लोग चाहते क्या है राहुल गांधी से? नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब एग्रेसिव होते हैं वो सूडो एग्रेशन नहीं होना चाहिए ना। आप जब अपना एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, आप दिखाइए। आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं वो उसको सूडो सूडो एग्रेशन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वो कई चीजें से मीडिया और कैमरा के लिए की जा रही होती हैं। अब उनका पहला ही आप भाषण ले लीजिए, एज एन LOP जो उन्होंने पहला भाषण उन्होंने दिया, उस भाषण को विद अटमोस्ट पूरी गंभीरता के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी ने बैठकर वहां पे सुना। पर वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उस वक्त LOP ने अपने कान में हेडफोन्स तक लगाना जरूरी नहीं समझा। हेडफोन लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हीं के नेता वेल में आकर हंगामा कर रहे थे। मैं भी आगे ही बैठा हुआ था, जब मुझे नहीं सुनाई दे रहा था बिना हेडफोन के, तो वो तो अक्रॉस बैठे हुए थे, उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा। इसको मैं गलत मानता हूं। आप इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गिमिक्स ज्यादा कर रहे हैं? बिल्कुल। सदन में अलग अलग धर्म की तस्वीरों को लहराना, अलग अलग धर्म से आने वाले भगवानों की तस्वीरों का इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये सोच कहाँ से सही है बताइए ना मुझे। मैं आस्था रखता हूं और मुझे तकलीफ होती है जब आप भगवान शिव की तस्वीर को लहराकर टेबल पे रखते हैं और उसके ऊपर कागज पत्री रखते हैं। जय श्री राम के नारे लग सकते हैं, तो भगवान की तस्वीर क्यों नहीं ला सकते? आप लाइए ना, बट उस सम्मान के साथ तो रखिए। जैसा मैंने अभी कहा, आप लहरा रहे हैं उसको, ये सम्मान है। आप उसको टेबल पे रख रहे हैं, उसके ऊपर कागज कलम रख रहे हैं, ये सही है क्या? ये LOP की भूमिका नहीं हो सकती ना। आप सुनिए तो, जो सवाल आपने खड़े किए हैं, मेरे प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं ना। इतनी गंभीरता तो आप भी रखिए कि उनकी पूरी बात को सुनिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप सवाल खड़े कीजिए, बट सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सूडो एग्रेशन जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, टी-शर्ट पहन लेना, ये कर लेना, गंभीरता का अभाव अभी भी है। और जब तक राजनीति में ये गंभीरता नहीं आएगी, ये सिर्फ हंगामा होता रहेगा, इससे मिलने वाला किसी को कुछ नहीं। टी-शर्ट पहनने से कोई नॉन सीरियस कैसे होगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को किसी वर्ग के साथ एसोसिएट करके भी आप दिखाना चाह रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं खुद जीन्स पहनता हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट वो चीज़ कन्वे तो होनी चाहिए आपकी गंभीरता में, आपके व्यवहार में। वो गंभीरता नहीं दिखती ना। आज भी जब आप भाषण दे के बैठते हैं तो एक ऐसा फील होता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, हो गया, मैंने पॉइंट रख दिया। अब सामने वाला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी पे प्रश्न खड़े करते हैं, जवाब सुनकर आप उनको काउंटर तो कीजिए। ये गंभीरता उनके व्यवहार में, उनके आचरण में नहीं दिखाई देती, और इसीलिए मैं नहीं मानता आज की तारीख में। भाई आपने अभी 100 का आंकड़ा आपने पार नहीं किया, बट जिस तरीके से आप सवाल उठाते हैं, आपके सवाल डिप्टी स्पीकर को लेकर, मेरा सवाल बस यही है कि जो सवाल आप खड़े करते हैं, आप खुद तो उसका प्रेसिडेंट सेट कीजिए। पहले डिप्टी स्पीकर की आप बात करते हैं, आप मुझे अपने राज्य बता दीजिए जहाँ पे आपकी सरकार है और जहाँ पे आपके साथियों की सरकार है, वहाँ पे कितने राज्यों में आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद आपने दे रखा है विपक्ष के हाथ में? या फिर जब आप सवाल खड़े करते हैं जाति आधारित जनगणना पे, आप अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते हैं? तो जब आप ये चीज़ से मीडिया को दिखाने के लिए करते हैं और जब खुद के आचरण की बात आती है उसमें आप पीछे भाग जाते हैं, तो गंभीरता का अभाव लगता है। लेकिन देखिए, आप दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है, पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है आपकी और राहुल गांधी की, वो भी ऑलमोस्ट जीरो से, आप भी ऑलमोस्ट जीरो से। उनके पास LOP का दर्जा तक नहीं था, वो LOP तक आ चुके हैं, माना 100 तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप दोनों का ग्रोथ पैटर्न एक जैसा है और दोनों अभी करंट लॉट में युवा सुपरस्टार्स दिखाई दे रहे हैं। इससे तो आप एग्री करेंगे? आपकी तरह वो भी अपने दम पे LOP बना है। देखिए, उन्होंने जनता ने उनकी बातों को स्वीकार किया, इस बात से तो कहीं कोई एतराज़ नहीं है। जितनी संख्या पे थे और जितनी संख्या पर वो आए हैं, उसको मैं ज़रूर मैं मानूंगा कि हाँ, वो उन्होंने किया है। उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, जो दशकों तक केंद्र में सत्ता में रही है। ऐसे में अगर आप 99, 98, 99 व्हाटएवर उस आंकड़े पे पहुंचकर अगर आप संतोष कर रहे हैं, ये थोड़ी चिंता का विषय है। मैं जिक्र करूं, मैं आज भी मैं कुछ संतुष्ट होकर नहीं बैठा हूं, और मैं मानता हूं कि मैं जिस दिन मैं ये मान लूंगा कि आई हैव अराइव्ड, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, वो दिन मेरे पतन की शुरुआत होगी। जिस दिन मेरे अंदर ये अहंकार आ जाएगा, जिस दिन मेरे अंदर इस बात का घमंड आ जाएगा कि मैं पहुंच गया हूं, वहीं से मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा।
जो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बातों में, उनके वर्ताव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि जनता ने जो उनको जनादेश दिया विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी स्वीकार करके और मेहनत करने की उनको ज़रूरत है। बट वो मेहनत नहीं दिखती है, अब सिर्फ सवाल दिखते हैं, अपने राज्यों में उसका क्रियान्वयन मुझे नहीं दिखता और ना वो मेहनत दिखती है जो उनको अभी कर रहे होना मैं चाहिए। आपको एक आपके फादर का एग्जाम्पल बताता हूँ जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, वही मेरा अगला सवाल है। जब वाजपेयी जी की सरकार गई तो आपके घर के ठीक बगल में 10 जनपद और वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी कि वहाँ पर मीडिया को खड़े होने की जगह नहीं हो पा रही थी, बड़े हालात गड़बड़ थे, ओबी वैन्स नहीं पार्क कर पा रहे थे। तो मैंने पासवान जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आपके घर में हमारी ओबी वैन पार्क करवाई, मैं एक चैनल में था तब, और उसका वायर निकाल के हम 10 जनपद के जो पीछे, उसको पीछे वाले हम गेट बोलते थे, वहां तक वो ओबी वैन का वायर गया। आपके पिताजी का जो बंगला था वो 10 जनपद के बगल में, एकदम बगल में, एक दीवार की दूरी, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा दूर था। आपने उस घर में अपना बचपन बिताया है, उसी घर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने अपना बचपन बिताया, बगल वाले घर में बहुत करीब से आपने देखा होगा उस परिवार को। क्या विचार हैं आपके सोनिया जी को लेकर, प्रियंका जी को लेकर, राहुल जी को लेकर, वो मेमोरीज क्या हैं? देखिए, सोनिया जी के लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है मेरे मन में, और उनके और मेरे पिता के जिस तरीके से राजनीतिक रिश्ते रहे, जिस तरीके से दोनों ने साथ काम किया, मैं पूरी तरीके से मैं सम्मान करता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर जैसा मैंने कहा कि मेरे पिता ने भी इन रिश्तों को निभाया है, व्यक्तिगत तौर पे मैं भी वो रिश्ते निभाता हूँ। पड़ोसी हम लोग रहे हैं और आपने ठीक ही कहा, वो एक ही दीवार थी हम दोनों के बीच में। एंड अगर वो ऊपर एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ना लगाई जाएं तो अक्रॉस एक दूसरे के गार्डन दिखते थे, सब होता था, और बचपन से वो रिश्ता रहा है। पर वो व्यक्तिगत रिश्ते हैं भाई, और मुझे लगता है कि उन व्यक्तिगत रिश्तों को जब तक व्यक्तिगत दायरे के अंदर रखा जाए और ऐसे मंच और राजनीतिक मंचों पे उसकी चर्चा ना की जाए तो उसकी सैनिटी, उसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। आज की तारीख में जो राजनीतिक मंचों पर हम दोनों अलग अलग सोच के साथ सामने हैं, मुझे लगता है वो अपनी सोच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दीवार कभी टूटेगी या फेविकॉल का जोड़? मैं इस बात को स्पष्ट कह चुका हूं कि मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है। उनकी सोच से मैं कल भी प्रभावित था, उनकी कार्यशैली से मैं आज भी प्रभावित हूं, और मुझे लगता है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं हूं, ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहेगा। अब इस शो का लास्ट सेगमेंट है ये, और लास्ट सेगमेंट में आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा। आपके बगल में ये प्ले कार्ड रखा है, इस पे लिखा है यस, नो, और अगर आपका आंसर कुछ भी नहीं है तो आप इसको स्ट्रेट रख सकते हैं। सामने कैमरा है, कैमरा में आपको बता नहीं सकता। यू गिव मी एन ऑप्शन स्ट्रेट। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा उस ऑप्शन को आप सबसे कम इस्तेमाल करें क्योंकि ऑडियंस नहीं चाहेगी। मैं चाहूंगा पहले जोरदार तालियां हो। सवाल मैं वहां पर पूछूंगा, चिराग जी से जवाब मैं यहां से लूंगा। ये है हमारे शो का लास्ट रैपिड फायर राउंड, और पहला सवाल आपके सामने, जोरदार तालियों के साथ पहले प्लेट ऑन। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यस या नो? यस, ओके, जोरदार तालियां हो। बड़ा क्लैरिटी से जवाब आया, जोरदार तालियां हो। नेक्स्ट सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल, एनडीए को बिहार चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, यस या नो? क्या बात? नहीं, एक सेकंड, सॉरी, करेक्शन, बीजेपी का नेतृत्व, डिड यू से नो? ये बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि मेरे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव होगा, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये करेक्शन है। दिमाग पर हाथ इसको नो कर दीजिए फिर आप। यस, नो, इसको नो कर दीजिए। ओके, जोरदार तालियां उसमें, बड़ा क्लैरिटी से आया जवाब। प्ले करिए। अगला सवाल यह है कि ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण खत्म होना चाहिए, यस या नो? भाई, जो चीजें चर्चा का विषय ही नहीं है उस पर क्यों हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं? पूरा चुनाव इसकी चर्चा पर हुई। मुझे लगता है ये ऐसे विषय हैं जो जब आएंगे, देखिए, इसमें मेरा कोई भी जवाब देना या कुछ भी कहना बिना मतलब के विवाद को खड़ा करता है। मुझे लगता है इस पे संविधान ने अपनी बातों को स्पष्ट किया हुआ, और संविधान कहीं पे भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता। जब आप आरक्षण का आप जिक्र करते हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आधार पर किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनको आरक्षण देने की बात करता है। बीजेपी का स्टैंड है, आप उसके साथ हैं?
मैं बिल्कुल, मुझे लगता है इसके ऊपर नहीं, मैं संविधान के साथ हूं और संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है। ओके, जोरदार तालियों इस जवाब के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा। देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, यस या नो? नो, नहीं। तो 54 से 99 तो पहुंचे हैं ना चिराग जी? नहीं पहुंचे हैं, बट वो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता मैं नहीं मानूंगा भाई। कुछ राज्यों में और कई जगह इन लोगों ने गलत परसेप्शन, गलत नैरेटिव को सेट करने में ये कामयाब रहे। मैं अपने ही राज्य की बात करता हूं, मैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। अगर आप लोगों को डरा कर उनका वोट ले रहे हैं तो ये आपकी लोकप्रियता वो कभी नहीं हो सकता, पैरामीटर नहीं हो सकता कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आपने मेरे राज्य में आकर लोगों को डराया कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। अगर आप लोगों को डरा कर उनका वोट ले रहे हैं तो उस वोट को कतई आप अपनी लोकप्रियता का आप मापदंड नहीं मान सकते। तो मैं नहीं मानता ये। ठीक है, जरा जोरदार तालियां हो। अब आप कितने भी बड़े मौसम वैज्ञानिक होने का दावा करें, लेकिन अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। प्ले करिए जरा। आई लाइक द डिस्क्लेमर्स जो पहले आते हैं, वो पहले ही धड़कन बढ़ा देते हैं। ये देखिए जरा, प्ले करिए इसको जरा, प्ले इट ऑन। वो सवाल है, नीतीश कुमार अब कभी पलटी नहीं मारेंगे। हाउ डू यू आंसर? Yes या no? नहीं मारेंगे या हाँ। नहीं मारेंगे? कभी पलटी नहीं मारेंगे। तो अगर Yes, मुझे कहना है कि नहीं मारेंगे तो मैं क्या बोलूं? आप यस कर दीजिए। ओके, नहीं यस मारेंगे। कर दीजिए। नहीं, लेकिन क्या वैसे इन पे आपका अनुमान कभी सही साबित नहीं हुआ है वैसे। खैर चलिए, अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल बड़ा स्ट्रेट है, जहां तक, क्योंकि आप पहले ही हनुमान कह चुके हैं तो इसलिए मैं जरा, चिराग पासवान हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे? अनडाउटेडली, डंके की चोट पे। ये क्लिप बहुत लंबे समय तक रहेगी। चलिए आइए जरा प्ले करिए अगला सवाल। जोरदार तालियां हो जाए पहले एक बार। अगला सवाल, अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, यस या नो? नहीं, इसमें यस और नो का मैं आप जवाब दे ही नहीं सकते भाई, बिकॉज ये एक ऐसी योजना है जिसके जब ये योजना आई थी मुझे भी चिंताएं थी इस योजना को लेकर, और मेरी लंबी और विस्तृत चर्चा देश के रक्षा मंत्री जी के साथ हुई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ हम लोगों ने लंबी चर्चा की, और जितने मेरे प्रश्न थे उनसे मैंने वो सारी बातें हम लोगों ने क्लैरिफाई की। हैविंग सेड दैट, मुझे था कि जब इस योजना को लाया जाएगा तो देश के युवा वर्ग में इसको लेकर बहुत एक असंतोष होगा, बट ग्रेजुअली जब ये स्कीम सीप इन की, मुझे जो फीडबैक मिला उन्हीं लोगों से जो इस योजना का हिस्सा बने हैं, वो पॉजिटिव रहा है। नहीं तो फिर राहुल गांधी तो ठीक उल्टा कहते हैं उसका। हाँ, राहुल गांधी ठीक उल्टा कहते हैं। अब राहुल जी से पता नहीं कौन लोग मुलाकात कर रहे हैं, बट मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, मैं अपने फीडबैक के आधार पर मैं काम कर रहा हूं। तो इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि इस योजना को खत्म होना चाहिए, बट अगर किसी को भी इसको लेकर कुछ है, मुझे लगता है प्लेटफॉर्म इज ओपन, दे कैन ऑलवेज कम एंड हैव अ डिस्कशन ओवर इट। ठीक है, जोरदार तालियों, बड़ा ये क्लैरिटी से इन्होंने बताया। अगला सवाल प्ले करिए जरा। बस लास्ट दो सवाल हैं चिराग, मैं आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज की जरूरत है, यस या नो? मुझे नहीं पता समाज की ज़रूरत है कि नहीं, बट आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मुझे लगता है ये एक इतना गंभीर विषय है जिस पर जब तक थरो डिस्कशन नहीं होता, और वो थरो डिस्कशन भाई तभी होगा जब इसका कोई ड्राफ्ट हम लोग के पास आएगा। एक राज्य में इसको लागू किया गया है, पर उसमें भी जनजाति को इससे अलग रखा गया है, बिकॉज ये कंसर्न है। भारत विविधताओं का देश है। आप टॉप नॉर्थ से डाउन साउथ तक जाइए, वेस्ट से ईस्ट तक जाइए, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। ट्राइबल सेक्टर में आप चले जाइए, उनका रहन सहन, खान पान, हर तरीके के उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स, उनकी परंपराएं सब अलग हैं। कैसे सारी चीज़ों को हम लोग अंडर वन रूफ ला सकते हैं? एक देश है, एक कानून होना चाहिए, मैं पक्षधर ज़रूर हूँ, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है वो तभी मैं इस पर अपनी बेहतर टिप्पणी दे पाऊंगा जब लॉ कमीशन के द्वारा इसका ड्राफ्ट आएगा। उस ड्राफ्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जब तक उसको समझ ना ले, क्योंकि गंभीर विषय है, हल्के में इसका जवाब देना। आखिरी सवाल दिखाने से पहले मैं एक सवाल यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप एक एक्टर रह चुके हैं, आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मैं कहूंगा जो आप जवाब दे रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। आपने बाहर जाती हुई हर गेंद को छोड़ा है, कोई भी बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगाया आपने। अब मेरा लास्ट सवाल जरा प्ले करिए जरा, सीधे आइए। अगला सवाल, ये इस वक्त हमारा लास्ट सवाल है। चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं, यस या नो?
सो फॉर वंस मैं इधर दे सकता हूं बिकॉज जनता ही इस बात का फैसला ले। अच्छा, यस या नो? आप बताइए, अब आप बताइए। हाउ डू आई आंसर दिस क्वेश्चन? मेरे हाथ में ही नहीं है ना भाई। अगर चाहतों से सारी चीजें होती ना तो चाहते तो मेरी बहुत थी। अगर मेरी चाहतों पर अगर हकीकत का इतना जोर होता तो शायद मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरा परिवार नहीं टूटता। बट चाहत और हकीकत में बहुत फर्क होता है, बहुत फासला लेकिन होता है। कभी मौसम तो मैं बदला, हकीकत में जीना मौका आया चाहूंगा। तो फिर हाँ? कभी मौसम बदला और मौका आया तो फिर भाई वो भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं उसके जवाबों में मैं आज क्यों उलझूं? आज की तारीख में मैं 2025 विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूं, उस दिशा में मेरा ध्यान केंद्रित है। यू ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। ब्रिलियंटली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।